रात के लगभग 1 बजा हुआ है और 1 बजे रात्रि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और सवेरे से कार्यक्रम है। तो मुझे स्वतः ही पंचवटी से वो मैथिली शरण गुप्त जी की एक लाइन ध्यान में आती है जो उन्होंने कभी लक्ष्मण जी के लिए लिखी कि जाग रहा वह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। कि युवा के जीवन में ना बारिश है, ना गर्मी है, ना कोहरे वाली शीत है, कर्तव्य करना है उसे, बस कर्म से ही प्रीत है। राहुल गांधी जी की एक जनसभा हुई जिसमें अखिलेश यादव जी भी साथ में आए थे और उन्होंने कहा है कि जैसे ही कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 1 जुलाई को खट खट खटाखट पैसा गिरने लगेगा। विपक्ष के नेताओं में आपके बुलडोजर का बहुत भय है। जब भी हम जाते हैं तो वो कैमरे पे बात करने से बड़े कतराते हैं। क्या वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें ये भ्रष्टाचारी नेता आ रहे हैं और माफिया आ रहे हैं, बिल्कुल क्लीन होते जा रहे हैं? इस बार लोकसभा के चुनाव में बुआ जी आपके साथ हैं क्या? सीख के लिए मैं कहता हूँ यदि भीख में मिले तो भीख मिलो, जहाँ भी कुछ नया मिले बस सीख लो। ललितपुर तब तक ना छोड़ो जब तक मिले उधार, है ना। झांसी गले की फांसी, रतिया गले का हार। देश धर्म के वास्ते मार दिए सुत चार, चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। क्या युवा मोर्चा राहुल गांधी जी को युवा मानता है? हम लोग योगी भक्त हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। बात निगाहों की होगी तो निगाहों से होगी, बात बाहों की होगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय बुंदेली दस्तक की चुनावी यात्रा पहुंची है ललितपुर में। रात के लगभग 1 बजा हुआ है और आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह शिवाजी मानू भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। कल अमित शाह जी एक विशाल जनसभा ललितपुर में करने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं सभा की? वैसे आपने कहा 1 बजे रात्रि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और सवेरे से कार्यक्रम है। तो मुझे स्वतः ही पंचवटी से वो मैथिली शरण गुप्त जी की एक लाइन ध्यान में आती है जो उन्होंने कभी लक्ष्मण जी के लिए लिखी कि जाग रहा वह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, कुसुमा युद्ध योगी सा बना दष्टगत होता है। तो एक लाइन यहीं से माननीय मोदी जी की भी मेरे ध्यान में आती है। मोदी जी ने कहा कि आज मेरा देश इस मुकाम पर है जो जहाँ भी है वतन के काम पर है। तो रात में 1 बजे आप भी सवालों का एक सैलाब लेकर मेरे बीच आए हैं। जनता क्या सुनना चाहती है, जनता क्या जानना चाहती है, ललितपुर क्या जानना चाहता है, ललितपुर की क्या आवाज़ है, इन तमाम विषयों को लेकर आप मेरे पास आए, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत से ध्यान में आता है आपका प्रश्न जो आपने कहा कि सवेरे माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं तो उसकी क्या तैयारी है। मैं आज सुबह ही यहाँ आया हुआ था तो एक बड़ा उत्साह है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ललितपुर देश के गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर बैठा है। इस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं। लोग इसे आग्रह ना कह के आह्वान कह रहे हैं, बोले आप तो बुलाओ हम आ रहे हैं। तो जिस प्रकार उत्साह है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कल एक सफल रैली माननीय अमित शाह जी की यहाँ पर संपन्न होने वाली है। आपको झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आपकी कई बैठकें भी हुई हैं। कैसा माहौल दिखाई दे रहा है ललितपुर में? आप मैं 2019 में भी यहाँ चुनाव पर था और यहाँ के माननीय सांसद शर्मा जी को, अनुराग शर्मा जी को मैंने चुनाव लड़ाया था और पिछली बार वो मात्र 15 दिन में यहाँ से सांसद बने थे। 19 तारीख को वोटिंग थी, 5 तारीख को उनका टिकट हुआ था। लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने जो जनता से उनका जुड़ाव हुआ है, जो जनता के बीच उन्होंने काम किए हैं, तो उसकी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा मुझे सुनने को मिलती है। यहाँ मैं लगभग 15 दिन पहले से इस लोकसभा के अंतर्गत विभिन्न गांवों में जाना, विभिन्न बैठकों में जाना और जनता के बीच भी जाना। तो कार्यकर्ता से तो उनका जुड़ा हुआ है, जनता से उनका जुड़ा हुआ है। तो पिछली बार हम लगभग 4.25 लाख वोटों से जीते थे। मुझे लगता है ये जीत का प्रतिशत बढ़ेगा और जो पार्टी ने लगभग हर सीट पर ये तय किया है, क्योंकि हमने 5 पर बड़ा काम किया है, इसलिए 5 से मैं शुरू करता हूँ। जो काम तो मैं जब 0 से शुरू करूँ तो 100 तक जाऊँगा, यानी हम 0 से शिखर तक गए हैं। लेकिन 5 की एक उपलब्धि मैं आपको बताता हूँ कि
कि हमने भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। हमने प्रत्येक परिवार को आयुष्मान कार्ड देकर 5 लाख तक पहुंचाने का काम किया है। हमने 5 पिलग्रिम्स ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, डॉक्टर साहब के 5 स्थानों को तीर्थ के रूप में घोषित किया है। तो मुझे लगता है इस बार हम 5 लाख पार यहाँ से अनुराग शर्मा जी को जिताकर भेजेंगे। विपक्ष कह रहा है कि झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर चुनाव फंस गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेताओं की यहाँ पर रैली करा रही है, उनकी जनसभाएं करा रही है। तो क्या सच में चुनाव फंस गया है क्या? ये विपक्ष को लग रहा होगा, विपक्ष को ऐसा लग रहा होगा। मुझे लगता है विपक्ष को चिंता करनी चाहिए जो उनकी स्वयं की सीटें फंसी हुई हैं। मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई चुनाव फंसा है, सॉलिड है। हम बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख हम लोग पार जा रहे हैं। विपक्ष ज़रा चिंता करे जहाँ वास्तव में चुनाव वहाँ भी फंसा नहीं, वहाँ भी भाजपा जीत रही है, लेकिन उनको केवल वो सिमट कर रह गए हैं, वो फंस कर रह गए हैं पूरे कांग्रेसी। आपने जैसे प्रश्न किया, बोले भाजपा के बड़े नेता, अरे हमारे नेता हैं हमारे पास, तुम्हारे पास गिनती के नेता हैं और वो भी फंस के रह गए हैं। हमारी सीट नहीं फंसी है, तुम्हारे नेता फंस के रह गए हैं। वो फंसे हुए हैं कन्नौज में, अभी तक अखिलेश यादव वहीं फंसे रहे, उसके पहले अपनी पत्नी के चुनाव में फंसे रहे, राहुल गांधी रायबरेली में फंस गए। तो ये विपक्ष के नेता फंसे हुए हैं, कोई सीट नहीं फंसी हुई है। कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं, आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, उनको पहले से ही पता होता है कि जीत किस बूथ पे कितना वोट मिलने वाला है। तो इस बार सबसे अच्छी विधानसभा आपके लिए कौन सी है इन 5 में से, जो लोकसभा में बड़ा अंतर उत्पन्न करेगी? मुझे लगता है सभी सीटें हमारी अच्छी हैं और पिछली बार भी चूँकि 2019 का मुझे ध्यान में है, तो ऐसा लग रहा था जैसे विधानसभाओं में जीतने का कंपटीशन है कि हम इतने से जीतेंगे। हम ललितपुर पिछली बार, महरौनी हमारी 72% कुछ गई थी, ललितपुर 72.80%। तो एक से बढ़कर एक विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी थी, जनता में उत्साह था। तो मुझे लगता है ये तो एक कोई भी विधानसभा बाजी मार सकते। इसमें 5 विधानसभा हमारी भाजपामय है, राममय है। भारतीय जनता पार्टियों में युवा मोर्चा की अहम भूमिका होती है। यहाँ पे युवा मोर्चा बहुत मेहनत करता है, वही संगठन को एक गति प्रदान करता है। अभी जिस तरीके से दूसरे दलों के नेता आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वही सम्मान मिलता है कि सिर्फ फट्टा बिछाने के लिए ही युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बना रहेगा? मैं जहाँ तक युवा मोर्चा की भूमिका को समझता हूँ, हमारे यहाँ युवा मोर्चा भी आता है तो एक विचार के लिए आता है। और एक युवा के बारे में मैं ये कहता हूँ, वो जिस संकल्प शक्ति के साथ आता है, उस पर मैंने एक कविता भी लिखी थी कि एक युवा के जीवन में ना बारिश है, ना गर्मी है, ना कोहरे वाली शीत है। कर्तव्य करना है उसे, बस कर्म से ही प्रीत है। उसका कर्तव्य है और उसे जो करना पड़ेगा वो करेगा, पार्टी के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में। कर्तव्य करना है उसे, बस कर्म से ही प्रीत है। ना उड़ता हुआ विमान है, ना 4 पहिए का वाहन है। जीवन को सिद्ध बनाने को बस 2 पहिए का साधन है। इन 2 पहिया 2 पैरों से चल जीवन सफल बनाना है। बस एक ही प्रण है मन में, हर बूथ पर कमल खिलाना है, हर यूथ को कमल खिलाना है। और इस कमल के खिलाने में जो भी सहायक बनना चाहते हैं, युवा मोर्चा उनका स्वागत करता है। अभी जहां झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के आप प्रभारी हैं, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसी सीट पर झांसी में राहुल गांधी जी की एक जनसभा हुई, जिसमें अखिलेश यादव जी भी साथ में आए थे। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 1 जुलाई को खट खट खटाखट पैसा गिरने लगेगा। हाँ, ये मैं सहमत हूँ इस बात से। पैसा तो गिरा था इनका, जब कांग्रेस की सरकार थी डॉलर के मुताबिक पैसा बुरी तरीके गिरा था। फिर इनकी सरकार गिरी, अब इनका स्तर गिरा है, तो गिरावट तो इनके जीवन में जारी है, वो रहेगी। जब क्षेत्र में हमारी टीम जा रही है तो जनता एक बात रख रही है कि रोजगार नहीं मिला है इस सरकार में। मुझे ये बताइए, सेतु का निर्माण होता है, बांधों का निर्माण होता है, सर्वाधिक सड़कें इसी सरकार में बनती हैं, मेडिकल कॉलेज इसी सरकार में बनते हैं। तो मेडिकल कॉलेज क्या कोई जादू की झड़ी से बना दिए गए? इसमें कितना स्ट्रक्चर लगा होगा, कितने मजदूर लगे होंगे, कितने लेबर लगी होगी, कितने कारीगर मिले होंगे, इन लोगों के लिए रोज़गार नहीं है। फिर रोज़गार पर आ जाइए, हमने 60,000 शिक्षकों की भर्ती करी, हमने अभी 30,000 एसआई की भर्ती करी, हमने 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती करी। तो ये रोज़गार नहीं तो और क्या है?
ये तो पेपर लीक हो जाता है। हाँ, ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या हुई है यह भी विश्वविदित है। जिन लोगों ने भी बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की है उसके खिलाफ सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, योगी जी का बुलडोज़र इसलिए तैयार खड़ा रहता है, जो भी देश के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में, विद्यार्थियों के विरोध में अगर किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने के लिए और विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करेगा तो सरकार उसके साथ सख्ती से पेश आई है और आगे भी पेश आएगी। विपक्ष के नेताओं में आपके बुलडोजर का बहुत भय है। जब भी हम जाते हैं तो वो कैमरे पे बात करने से बड़े कतराते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी सामान्य कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो चोर होता है उसको डर रहता है ना? तो बुलडोज़र तो वैसे तो निर्माण का काम करता है, कहीं बिल्डिंग बनानी है तो खुदाई करेगा, बिल्डिंग का निर्माण होगा, लेकिन जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो चोर हैं, जो डकैत हैं, उनको वो बुलडोज़र काल के समान दिखाई देता है, इसलिए उनको डर लगता है। अब एक बात जानना चाहेंगे, क्या वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें ये भ्रष्टाचारी नेता आ रहे हैं और माफिया आ रहे हैं, बिल्कुल क्लीन होते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा हम कोई भ्रष्टाचारी और उनको नहीं ले रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं रहता है हमारा। हम एक विचार के लिए, राष्ट्र के विचार के लिए, देश के हित के लिए, चूँकि माननीय मोदी जी कहते हैं आज मेरा देश इस मुकाम पर है जो जहाँ भी है वतन के काम पर है। आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रात में 1 बजे मेरे साथ बैठे हैं। अब कल को कोई आप पर कोई आरोप लगा दे तो जांच का विषय होता है। अगर कोई आप पर मुकदमा है तो विवेचना का विषय होगा। अब आप मेरे साथ बैठ गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गलत हो तो मैं इसलिए आपको बैठा लिया तो आप मेरे साथ सही हो गए, है ना। जो व्यक्ति गलत है वो गलत रहेगा। अगर आप पर या किसी भी व्यक्ति पर कहीं कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो मामला दर्ज होता है पुलिस के पास, मामला चलता है न्यायालय में। और ऐसे कई, देखिए हमारे भाजपा में 1-2 विधायक रहे ऐसे, पुराने मामले थे चूँकि वो पार्टी बदले कभी, लेकिन भाजपा में आए, न्यायालय में मामला चल रहा तो उन पर कार्रवाई हुई। हमारे हमीरपुर से विधायक रहे तो वो न्यायालय के मामला है। हम कोई ऐसी वॉशिंग मशीन नहीं, हम तो राष्ट्र हित में काम करने के लिए निकले हैं और इस राष्ट्र हित में जो सहयोगी बनना चाहता है हम उसका स्वागत करते हैं। क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में बुआ जी आपके साथ हैं क्या? बुआ जी हमारे साथ नहीं हैं। बुआ जी, उनकी खुद की पार्टी है और वो चुनाव लड़ा रही हैं। हाँ, बुआ जी अगर आना चाहें तो स्वागत है। उनका स्वागत। हाँ, स्वागत है ना, राष्ट्र हित में आइए। राष्ट्र हित में तो हमने कहा 125 करोड़ देशवासियों का हम स्वागत करने के लिए तैयार है। 140 करोड़ देशवासी आ जाएं, भाजपा के बैनर तले हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में जो भी हमारे साथ आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। आप युवा हैं और एक राजनेता भी हैं। युवा अपने आप को कैसे संवारे इस युग में, कैसे संवारे अपने आप को युवा? मुझे लगता है कि वो जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहता है उस क्षेत्र की उसे जानकारी करनी चाहिए, उस विषय का अध्ययन करना चाहिए और दृढ़ संकल्पित होकर काम करना चाहिए। मैं एक 7 सा का सूत्र देता हूँ, खास तौर से जो युवा मेरे राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, चूँकि मैं राजनेता हूँ आपने कहा, तो एक 7 सा का सूत्र मैं उनको देता हूँ कि सबसे पहले आप संकल्प कर लीजिए कि अब मुझे राजनीति करनी है और कोई बुरा क्षेत्र नहीं है। इसी क्षेत्र से निकलकर माननीय मोदी जी गए हैं, माननीय योगी जी गए हैं और वो समय भी चला गया। एक समय था हमारे देश में जब मेरे जैसा युवा भी कहता था आई हेट पॉलिटिक्स, राजनीति से मुझे नफरत है। और उसका कारण था, इसी देश में ऐसे भी नेता थे कि कोई लड़का यदि रेप करके आ जाए तो कहा करते थे नेता लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ऐसे नेता थे इस देश में। हमारी आपकी किसी बहन का रेप हो जाए और लोग शिकायत करने के लिए नेता के पास जाएं और नेता पलट कर ये कहे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, हम क्या बर्दाश्त करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे आपका जैसा युवा राजनीति से नफरत करता था, लेकिन आज राजनीति बदली है। आज हमारे सामने माननीय मोदी जी जैसा आदर्श नेता है, माननीय मोदी जी, योगी जी जैसा आदर्श नेता है। हम सब के आदर्श अच्छे हैं, इसलिए हम सब भी अच्छे हैं और अच्छे विचारों के साथ यदि राजनीति में आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। ललितपुर तो अभी मेरा प्रश्न नहीं हुआ, तो मैं 7 सा का जो उनको सूत्र देता हूं, मैंने कहा संकल्प कर लीजिए, अब राजनीति करनी है। बोले संकल्प कर लिया, अब क्या करें? तो दूसरा सा
संपर्क का है, आपको निकलना पड़ेगा, घर बैठकर कोई नेता नहीं बनता है। बोले संपर्क के लिए निकले, अब क्या किए, तो तीसरा सा संवाद का है, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, जो मैं आपसे कर रहा हूँ। और तीसरे सा से ही हमारा चौथा सा निकल कर आता है, वो संबंध का होता है। हम एक अच्छे मित्र बन जाते हैं, हम भाई बन जाते हैं, हम रिलेटिव बन जाते हैं। संबंध के आधार पर पांचवा सा निकलता है, जब हम संगठित होते हैं। और जिस दिन हम संगठित होना सीख जाते हैं, संगठन में लोगों को जोड़ना सीख जाते हैं, तो छठवां सा निकल कर आता है सीख का। और ये सीख तो जीवन भर चलती है। सीख के लिए मैं कहता हूँ, यदि भीख में मिले तो भीख मिलो, जहाँ भी कुछ नया मिले बस सीख लो। तो जिस दिन हमारे पास सीखने की भावना आती है तो हम आगे बढ़ने लगते हैं। और जब हम सीख जाते हैं, संगठन को सीख जाते हैं, बातचीत का तरीका सीख जाते हैं, बात व्यवहार सीख जाते हैं, अपने विचार को सीख जाते हैं, तो सातवां सा सम्मान का है, सातवां सा स्वाभिमान का है। और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए सम्मान सर्वोपरि रहता है, स्वाभिमान सर्वोपरि रहता है। और मैं युवाओं से भी कहता हूँ, राजनीति में आए तो कभी भी सम्मान और स्वाभिमान को गिराकर राजनीति मत करिए, तलवे चाट कर राजनीति मत करिए। मेहनत करिए, अध्ययन करिए, अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करते ही इस देश को मजबूत करिए। कई वर्षों से आप ललितपुर जनपद में प्रवास कर रहे हैं, ललितपुर के आपके अनुभव क्या है? ललितपुर बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। लेकिन ललितपुर के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। कई बार एक कहावत हम लोग प्रायः सुनते हैं कि ललितपुर तब तक ना छोड़ो जब तक मिले उधार, है ना। झांसी गले की फांसी, रतिया गले का हार, और ललितपुर तब तक ना छोड़ो जब तक मिले उधार। तो यहाँ कई बार ललितपुर को, ललितपुर के धैर्य के नाम से उसको प्रदर्शित किया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो कि दूर दूर तक जाएगा, ललितपुर सिर्फ धैर्य के लिए नहीं, ललितपुर शौर्य के लिए भी जाना जाता है। ललितपुर वीरों की भूमि है, बुंदेलखंड की भूमि है। और इस बुंदेलखंड की भूमि से ही आपके चैनल के माध्यम से मैं एक लोगों को और जवाब देना चाहता हूँ। अभी एक सभा में अखिलेश यादव कह रहे थे, हमारी सरकार आई तो हम अग्निवीर योजना समाप्त कर देंगे। आज इस माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, इस ललितपुर की भूमि से, इस वीर भूमि से बैठकर, इस शौर्य की भूमि से मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि ना तो वो अग्नि को समाप्त कर पाएंगे, ना तो वीरों को समाप्त कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो प्रकृति को ललकारता है, जो संस्कृति को ललकारता है, अग्नि प्रकृति है और वीरता हमारी संस्कृति है। एक दिन यह अग्नि, पंचतत्व में सबको विलीन होना है, लेकिन कोई यदि अग्नि को ललकारेगा, वीरों को ललकारेगा, तो आज ये बुंदेलखंड की वीर भूमि से मैं कहता हूँ कि एक दिन निश्चित रूप से ये अग्नि अखिलेश यादव जी को समाप्त कर देगी। एक और प्रश्न है मेरा, घर परिवार को छोड़ के इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? ये प्रेरणा मुझे मिलती है, प्रेरणा मिलती है महापुरुषों से। एक कहानी मैं चूँकि नौजवानों के लिए भी सुना देना चाहता हूँ। बहुत पहले मैंने बचपन में संघ की शाखाओं में वो कहानी सुनी थी कि एक बार जोरावर सिंह फतेह सिंह वाला किस्सा आपने सुना होगा। उसमें वो दो नौनिहाल बेटों को जिंदा चुनवा दिया जाए, संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद का किस्सा ये है कि एक माँ के 4 बेटे थे, चारों बेटे शहीद हो गए तो माँ रोने लगती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्यों रो रही हो। तो बोले 4 बेटे थे तो चारों तो शहीद हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, देश धर्म के वास्ते मार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। अरे ये सब भी देश के लिए लड़ेंगे। तो माँ क्या जवाब देती है, कैसी वो माँ रही होगी। बोली, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे 4 बेटे थे, चारों शहीद हो गए। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा 5वां बेटा क्यों नहीं था। यदि मेरे 5वां बेटा होता तो उसे भी मैं देश और धर्म की रक्षा के लिए भेज देती। तो भाजपा में काम करने का अर्थ है भारत के लिए काम करना। भारत के लिए अर्थ है विश्व गुरु बंधुत्व का भाव लिए भारत के लिए काम करना, भारत माता की जय के लिए काम करना। तो यहाँ स्वयं से प्रेरणा मिलती है। हमारे संघ में कहा जाता है, स्वयं से कृतज्ञ सुगम कार्य। स्वयं की प्रेरणा से सुगम कार्य के लिए हम लोग निकलते हैं। समर्था बहुत शिशाते भ्रसम, खुद के सामर्थ्य से जितना कर सकते हैं वो करते हैं। और मैं ऐसे भी आसान भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं, प्रेरणा और प्रोत्साहन से किए गए परिश्रम का परिणाम सदैव प्रभावशाली होता है। तो प्रेरणा मिलती है जिन लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को अटल जैसे
अनन्य लोगों ने इस प्राणों का बलिदान देते हुए, एक चीज़ मैं और यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले अनेक महापुरुषों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जहाँ आज़ादी के बाद भी लोगों ने बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, यानी इस देश में 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसका विरोध करते हुए कश्मीर गए थे। वहाँ उनको बंदी बना लिया गया और वो इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए बलिदान हुए। तो बलिदानों के बल पर खड़ी हुई ये पार्टी है। तो उन लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे महापुरुषों से, अटल जी से, पंडित दीनदयाल जी से, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। और चूँकि युवाओं के बीच में काम करता हूँ तो युवा मेरा साथ देते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रेरणा महापुरुषों की, प्रोत्साहन मेरे युवा साथियों का। तो मैं कहता हूँ प्रेरणा व प्रोत्साहन से किए गए परिश्रम का परिणाम सदैव प्रभावशाली होता है। तो मैं जो भी कार्यक्रम या जहाँ भी जिस चुनाव में जाता हूँ निश्चित विजय होती है और मेरे लगभग सारे कार्यक्रम सफल रहते हैं। क्या युवा मोर्चा राहुल गांधी जी को युवा मानता है? तो मैं तो कहूँगा, अगर राहुल गांधी, मैं तो नहीं मानता, लेकिन अगर वो मानते हैं तो मैं कहता हूँ किसी युवा मोर्चा के किसी हमारे मंडल उपाध्यक्ष से कभी राहुल जी आके 2 हाथ करें। युवा तो वही है जो, मैं तो कहता हूँ ना, बात निगाहों की होगी। राहुल जी करते हैं, आंख मार रहे थे भाई सदन में, तो भाई हम लोग योगी भक्त हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। वो आंख मारते हैं, निगाहों से बात करते हैं। मैं उनको यहाँ से जवाब दूंगा, बात निगाहों की होगी तो निगाहों से होगी, बात बाहों की होगी, आइए चाहे बाहों से बात कर लीजिए, गले लग के, चाहे बाजुओं से बात कर लीजिए। बात बाहों की होगी तो बाहों से होगी। बात हवाओं की, हवा में बात बहुत करते हैं राहुल गांधी। बात हवाओं की है तो हवाओं से होगी, और बात युवाओं की है तो युवाओं से होगी। राहुल गांधी से हमको कोई बातचीत नहीं। अब हम अपने बुंदेली दस्तक चैनल का रैपिड फायर राउंड प्रारंभ करते हैं। रैपिड फायर राउंड में हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसका जवाब सिर्फ आपको एक शब्द में देना होगा। बड़ा कठिन होता है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ईमानदार नेता कौन है? इसका एक स्वर में नहीं दे, सारे ईमानदार हैं, सब ईमानदार हैं, ये हुआ एक शब्द। आपकी नज़र में राहुल गांधी जी क्या है? वो उनका जो पर्याय नाम है पप्पू। अखिलेश यादव जी क्या है? नौटंकीबाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपकी नज़र में क्या है? सन्यासी हैं। पश्चिम बंगाल की ममता दीदी आपकी नज़र में क्या है? नहीं लेना चाहता वो नाम में। बुआ जी आपकी नज़र में क्या है? बुआ जी उतरा हुआ टायर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में सबसे मेहनत करने वाला नेता कौन? फिर वही है कि सभी मेहनत करते हैं, सभी मेहनत करते हैं। आपकी पार्टी में सबसे बाहुबली नेता कौन है? हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं ना कल, सबसे बाहुबली। आपकी नज़र में केजरीवाल जी क्या है? कालने में। कुमार विश्वास जी? कुमार विश्वास वर्तमान में एक सार्थक दिशा देने वाले राहगीर, जो समझ लेते हैं। तो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं अनुराग शर्मा जी के लिए, तो अनुराग शर्मा जी क्या है? सेवक, सच्चे सेवक। चूंकि 20 तारीख को मतदान होना है, मतदाताओं से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरा निवेदन यही रहेगा कि वोट जरूर दीजिए। कितने संघर्षों के बाद हमको आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद 2 साल 11 माह 18 दिन बाद हमारा संविधान बना। डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने कितनी मेहनत से इसको बनाया। उस संविधान ने हमको यह अधिकार दिया कि हम अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। कितने संघर्षों बाद हमें कोई अधिकार मिला है, और अधिकार से हम अपना ही नहीं अपने देश का भविष्य तय करते हैं। तो इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रहे, देश का भविष्य राजनीति तय करती है। तो राजनीति का भविष्य हमारा एक वोट तय करता है। ये हम सब के ध्यान में रहना चाहिए। देश में किन व्यक्तियों का राज होना चाहिए? उन लोगों का जो शराब के धंधे पर आज जेलों में जा रहे हैं, या उन लोगों का
जो चारा भी खा जाते हैं, जानवर भूखे मर जाएं, या उन लोगों का जो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, या उन लोगों का जिन लोगों के लिए देश सर्वप्रथम है, नेशन फर्स्ट है। तो ये जनता तय करती है और जनता को ये तय करने का अधिकार, मताधिकार का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। करना चाहिए। शिवाजी भैया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा में। इसके पूर्व आप किन दायित्वों पर रहे पार्टी में? मैं मंडल का प्रभारी भी रहा, और मंडल प्रभारी उस समय बड़ी योजना थी, सारे पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष उसमें लगाए गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश का सबसे कम उम्र का प्रभारी था। इसके पहले मैं विस्तारक रहा, संघ में भी पूर्णकालिक की तरह काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया, बजरंग दल में लंबे समय काम किया, और भाजपा में विस्तारक में कई जनपदों में रहा। तो एक लंबा कालखंड मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, संघ में काम करते हुए, 2007 मैंने आईटीसी करी थी, 2008 मेरा प्रथम वर्ष हुआ था। तो एक लंबा समय सामाजिक जीवन में काम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी में करते हुए हो गया। आगे हम लोग शिवाजी भैया को कहाँ देखेंगे? हमारे यहाँ पार्टी तय करती है, जो जिम्मेदारी अब मुझे स्वयं नहीं पता होती है। मैं अभी तक फर्रुखाबाद लोकसभा प्रभारी था, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, प्रकाश पाल जी का फ़ोन आया कि आपको झांसी जाना है, मैं झांसी चला आया। तो मेरा तो ध्येय वाक्य है, एक गाड़ी, एक बैग, एक लक्ष्य, भारत माता की जय। और उस भारत माता की जय के लिए पार्टी मुझे जहाँ भेज देती है, मुझे गुजरात भेजा गया, मुझे बंगाल भेजा गया, अभी मैं मध्य प्रदेश में भी सबसे कम उम्र का प्रभारी था। इसके अलावा जहाँ भी चुनाव होता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि मैं चुनाव में पार्टी के लिए उपयोगी हूँ। तो मानिकपुर उपचुनाव हुआ तो मैं माननीय प्रकाश पाल जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को बंसल जी ने लगाया था वहाँ पर। घाटमपुर उपचुनाव हुआ, मैं वहाँ मंडल प्रभारी था। सिकंदरा उपचुनाव में मैं विस्तारक था। इसके पहले जहाँ भी अभी मैं महोबा में 2022 में प्रभारी था, 2023 में मध्य प्रदेश प्रभारी था, गुजरात प्रभारी था। तो मुझे लगता है जहाँ पार्टी उपयोग समझती है मुझे भेज देती है। ये थे सरलता, सौम्यता, विद्वत्ता की प्रतिमूर्ति शिवेंद्र सिंह शिवाजी मानू भैया। आपने बड़ी मधुरता से हमारे कठिन सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली दस्तक से साथ जुड़ने के लिए।